Okay, good morning everyone. Now we will start chapter 8. Chapter 8 start करते हैं अब अपन, और ये है सेल के बारे में. सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं सेल की. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सेल तो आप लोगों ने पढ़ लिया है. ओरिजिन ऑफ सेल अभी पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ पे पढ़नी है सिंपल सी सेल थ्योरी. क्या पढ़नी है? सेल थ्योरी. तो आप में से किसी को पता है सेल थ्योरी क्या है? सेल के बारे में थ्योरी. सेल के बारे में थ्योरी, लेकिन क्या है? नाइन्थ में, कोई लोअर क्लासेस में कभी टीचर्स ने बताया हो या आपने ध्यान दिया? मैम नाइन्थ में तो हमारे कटवा दिया गया था चैप्टर. किसके अंदर भी? 10th में नहीं था, ये 9th में ही था सेल. तो देखो, हमने 7th में पढ़ा था बस. हाँ, सेल थ्योरी जो है, इसके अंदर आपको 4 साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखने पड़े. ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली प्रपोज क्या हुई कि उस वक्त, उस एरा के अंदर जो ईयर था 16th सेंचुरी वाला, उसके अंदर सेल की डिस्कवरी हो रही थी. तो एक्चुअल में सेल है क्या, उसके बारे में पूरा कंप्लीट जानना है. उसकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करनी है. वो किस तरीके से वर्क करती है, वो क्या होता है, सब कुछ ये सेल थ्योरी के अंदर था. तो वहाँ पे 2 साइंटिस्ट काम कर रहे थे, दोनों अलग अलग वर्क कर रहे थे, शिल्डेन एंड स्वैन. ये थे जूलॉजिस्ट, ये थे बॉटनिस्ट. ठीक है, जूलॉजिस्ट का मतलब एनिमल सेल पे वर्क करने वाले, बॉटनिस्ट का मतलब प्लांट सेल पे वर्क करने वाले. ये दोनों अपने अपने अलग अलग जो फील्ड में वर्क कर रहे थे, लेकिन इनका जो मोटो था वो एक ही था कि सेल क्या है, सेल के बारे में रिसर्च कर रहे थे. जब इनको पता चला कि हम दोनों सेम काम कर रहे, सेम वर्क करते, तो क्यों ना मिलजुल के साथ में काम करें. और एक इन्होंने थ्योरी प्रपोज की, उसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है. तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट प्रपोज किया था सेल थ्योरी का. इट वाज कि ऑल द organisms are made up of cell and its product. क्या है? ये दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या तो वो सेल के बने हुए हैं या सेल के किसी प्रोडक्ट से बने हुए. ठीक है, यूनिसेल्युलर पढ़ लिया हमने, मल्टी सेल्युलर, सब सेल से बने हुए होते हैं. सेल ऑर्गेनेल, सब में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होता ही है, खाली मेम्ब्रेन बाउंडेड ना. तो सेल प्रोडक्ट तो है ही है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव थी वो तो सेल नहीं थी, लेकिन वो सेल प्रोडक्ट जरूर था. वो प्रोटोप्लाज्म था, उसके पास डीएनए जो था, हाँ, वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं थी, बट सेल्यूलर प्रोडक्ट जरूर था. तो उसको भी हमने ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है. तो ये फर्स्ट पॉइंट इन दोनों ने साथ में मिलकर प्रपोज किया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट. दूसरा, जो आप बचपन से डेफिनेशन रटते आए हो सेल की, क्या है सेल की डेफिनेशन? It is a structural and functional unit of the life of the body. ये इन दोनों ने प्रपोज की. मैम लाइफ बोलेंगे बॉडी बोलेंगे? लाइफ बॉडी दोनों ही सही है. ठीक है, Okay. सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया. 2 मेजर पॉइंट थे जो इनके थ्रू प्रपोज हुए. तीसरा, एक साइंटिस्ट आता है अब यहाँ पे, वो भी सेल पे ही वर्क कर रहा था, एंड ही वाज रुडोल्फ वर्चर. And there is again a scientist, Nageli. Nageli actually supported Rudolf
वर्चॉव टू प्रपोज हिज स्टेटमेंट, एंड इसका स्टेटमेंट था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या स्टेटमेंट था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं अपन। ये रुडोल्फ वर्चॉव ने प्रपोज किया और नागेली ने इसको सपोर्ट किया। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सारी सेल्स जो होती है किससे बनती है? पुरानी पहले से जो सेल्स है उन्हीं से बनती है। जैसे हमने सेल डिवीजन का डायग्राम बनाते हैं, इस सेल में डिवीजन होता है, मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल थी, इसी से नई सेल बनी है। 2 सेल बन गए, ये 2 सेल। तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अपने आप कहीं से भी पैदा नहीं हो गई, वो कहाँ से आई है? वो सेल से ही आई है। ये दिया था रुडोल्फ वर्चॉव। अब इस स्टेटमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसलिए आपको इसके साथ ये याद हो ना हो, ये जरूर याद करना पड़ेगा। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। और इसका तो बहुत इजी है ट्रांसलेशन कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो देखो, साइंटिस्ट के क्या नाम थे? रुडोल्फ वर्चॉव एंड नागेली, 2 साइंटिस्ट थे, और ये स्टेटमेंट देने वाले थे रुडोल्फ वर्चॉव। इन्होंने दिया था, रुडोल्फ वर्चॉव ने। ठीक है, अब सेल थ्योरी की मेन 3 पॉइंट तो यही होते हैं, बाकी हम डालते हैं कि सेल्स कौन सी होती है जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जो ग्रोथ कर सकती है, हाँ वो सेल्स है। तो इस पॉइंट के बेसिस पे वायरस को हम सेल नहीं बोलते, लिविंग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस अपने आप नहीं कर सकता। वो कब करता है? जब उसको होस्ट मिलता है, कोई दूसरी सेल मिलेगी तब वो रिप्रोड्यूस करता है। इसलिए वायरस को सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बोला जाता है। Viruses are known as exception of cell theory. Why? Because they cannot reproduce without host cell. उनके बिना reproduce नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक भी बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लिया आपने सेल थ्योरी। मैंने कहा था इसके नोट्स साथ साथ बना लेना, है ना? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से और कंप्लीट करो इसको। ओके, दिव्या वर्मा, बेटा नाम बताना एक बार मुझे वापस। गुनगुन वर्मा। ओके, गुनगुन। ओके, चलिए, अब मैं आगे ले लूं इसको। यस। सेल थ्योरी हो गई। सेल थ्योरी के बाद अब हमें देखना है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? प्रो का मतलब क्या होता है? जो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, पहले बन गई है। और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मैम प्रिमिटिव न्यूक्लियो को कैरी करने वाली सेल। यस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस के लिए हमने साइंटिस्ट ने एक शब्द दिया है, न्यूक्लियोइड। तो अब जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इट इज न्यूक्लियोइड।
तो देखो एक इसके अंदर बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल आता है। मैंने जब आपको बैक्टीरिया वगैरह पढ़ाया था उसका स्ट्रक्चर भी बताया था बैक्टीरिया का। तो साइटोप्लाज्म तो होता ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं, न्यूक्लियोइड फॉर्म है। तो आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोइड है। साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा ये सेपरेट ज़रूर नज़र आने लग जाता है। बाकी ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कैप्सूल होता ही है, स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है इसके चारों तरफ, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए, पिलाई प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी सरफेस पे, मैम ये डायग्राम बनाना है कॉपी में? बिल्कुल, कह तो रही हूँ मैम बुक साथ में नहीं साथ, दे रखा नहीं। हाँ साथ साथ बनाना आपको ये। अब मैं लेबलिंग कर रही हूँ, जहाँ नहीं समझ में आए तो वो बोल देना, दिस इज द स्लाइम, दीज आर पिलाई, ठीक है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियोइड। अंदर क्या है, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर मीजोसोम्स। बाकी दूसरे बना रही हूँ मैं, ब्लैक से जो डॉट बना रही हूँ ये राइबोसोम्स हैं। मैम मीजोसोम्स का वर्क क्या होता है? इसके अंदर देखो कोई सेल ऑर्गेनेल तो प्रेजेंट है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो वेसिकल्स जैसे छोटे छोटे मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अलग अलग काम करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो सारे जितने भी काम होंगे वो सारे मीजोसोम्स ही करते हैं, ठीक है। जो भी ओके। अदर सेल ऑर्गेनेल्स के वर्क होंगे। हाँ, ये जो अभी अंकित ने क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द वर्क ऑफ मीजोसोम्स, क्योंकि हम क्या छोड़ देते हैं कि सेल ऑर्गेनेल तो है नहीं, वर्क है नहीं। तो आपकी बुक के अंदर मीजोसोम्स के वर्क लिखे हुए हैं अच्छे से, तो उनको आप अंडरलाइन करना और पर्टिकुलर मीजोसोम्स के फॉर्म में हेडिंग लगा के उनके वर्क्स लिखना, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर छोटा सा एक पैराग्राफ छोड़ देना, मैं बोलूँ उसके बाद में। तो ये राइबोसोम्स, यस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द फ्लैजिला। ये स्लाइम लिख दिया मैंने। अब ये कंप्लीट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैप्सूल। ये बैक्टीरिया का क्या है, कैप्सूल होता है, थिक होता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर है, बना लो, फिर हम साइज वगैरह देखते हैं। डन। अब इसकी साइज देखो, पॉइंट्स में स्टार्ट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं अपन। साइज, ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, हमेशा कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होंगे। न्यूक्लियस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड।
4th पॉइंट आप लिखेंगे, one flagella is present for locomotion and more than one villi are present all over the body. ये भी लोकोमोशन में ही हेल्प करती है, ठीक है। 5th अब मीजोसोम्स लिखेंगे आप, मीजोसोम्स के फंक्शंस लिखेंगे। मीजोसोम्स आर प्रेजेंट, और इसके बाद 2-3 लाइन गैप कर देंगे और उसके सारे क्या लिखेंगे आप लोग, फंक्शंस बुक के अंदर से लिख लोगे सारे फंक्शंस, है ना। वापस बोलना, दिखने नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हो? मैम मेरे को 4th पॉइंट वापस बोलना। 4th है, वन फ्लैजिला is present for locomotion and more than one pillars are present on all over the body. यहाँ लिखना है on all over the body. ठीक है, कर लो। Yes, ma'am. 6 पॉइंट लिख लो अब आप लोग। राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप। राइबोसोम्स कैसे ये होते हैं? एस क्या है? एस इज स्वेडबर्ग यूनिट। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट होती है। मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब बताती, वैसे भी स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको क्या सेडिमेंटेट किया था, तो इसलिए उनके नाम से ये पीछे एस यूनिट चलती है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है ये। नेक्स्ट लिखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड asexual टाइप। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब मेरे को रिप्रोडक्शन के, मैं आपको बता देती हूँ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इसके अंदर। एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज। यस, क्रोमोसोम से याद आया मुझे, उसके अंदर एक पॉइंट और लिखो, ओनली सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप। तो देखो समवेयर बर्डिंग भी हो जाती है, बर्डिंग भी हो जाती है, बट सेक्सेस आइडेंटिफाइड नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, बाइनरी फिशन होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है। कैसे होता है बाइनरी? मैं एक बार हमको मुझे ये टर्म्स क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार बता सकते हो कि किस तरीके से ये, क्या टर्म्स बेटा? जैसे कि ये बर्डिंग किस तरीके से होती है? बर्ड बन जाती है, जैसे ये है ना, तो ये अपने बाहर ऐसे बर्ड बना लेगा, ये बर्डिंग होगी। Yes, ma'am. बस बाइनरी फिशन दो मैं बता ही रही हूँ, जैसे ये एक था, ये अंदर से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड होना शुरू हुआ, कंस्ट्रिक्शन हो गया, ये 1 से 2 बैक्टीरिया बन गए, बाइनरी फिशन हो गया बाइनरी फिशन। क्लियर? और किसी को नहीं है? यस मैम। सेक्सुअल मेथड होता है ट्रांसडक्शन के थ्रू।
जिसके अंदर क्या बनता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया है और दूसरा उसके सामने ये बैक्टीरिया है ना, ये दोनों क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया एक ट्यूब बनाएगा, दूसरा वाला अपनी ट्यूब बना देगा और दोनों ट्यूब कनेक्ट हो जाएगी। तो दिस ट्यूब इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है। अब ये अपना सारा जितना भी अंदर जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म वगैरह, वो सब इधर ट्रांसफ़र करेगा और दूसरा वाला इधर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं, इनकी लाइफ रीजुवेनाइल फेज में आ जाती है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं इनके अंदर क्या दोनों नज़दीक तो आते हैं, इसलिए हमने इसको सेक्सुअल मीन्स के अंदर डाला है। सो क्लियर? यस मैम। ठीक है ना, ये आपका प्रोकैरियोटिक कंप्लीट है। क्रोमोसोम वाला लिख दिया आप लोगों ने, है ना? ठीक है, फिर चलो अब बाकी लोग आ गए, मैं क्लास ऑफ करती हूँ, कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, और मैसेज कर देना है ना आपको पुराने नोट्स के लिए मुझे। यस मैम। ओके।